नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास 24 आप राजस्थान पर। जी हाँ, लेखांकन की जो क्लास है आज उसका दूसरा दिन है और उसी में हम परिचय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। लेखांकन का जो परिचय है, कल हमने सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन किया था और कल की क्लास में हमने जो जो चीज़ें पढ़ ली हैं उसके आगे बढ़ने की बात करते हैं और वहाँ से चीज़ों को और बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाइए, शानदार तरीके से और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज के इस सेशन को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं, तो सभी साथियों का स्वागत है, इस्तकबाल है, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। हाँ जी हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, क्या बात है, शानदार भैया, बहुत खूब बहुत खूब। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, अब चीज़ों को और बेहतरीन कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो सभी का स्वागत है। कल देखो हमने चीजें पहले तो सबसे पहले देखिए, अगर आपसे पूछ लिया गया थी कि लेखांकन का प्राचीन स्वरूप कैसा है, लेखांकन का उद्भव कहां से हुआ, लेखांकन का प्राचीन स्वरूप क्या था, उन चीजों को लेकर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, प्राचीन स्वरूप या उद्भव की अगर बात की जाएगी तो संरचनात्मक लेखांकन या कारिंदा लेखांकन को लेखांकन का प्राचीन स्वरूप कहा जाता है। यह बात हमने कल यहां से कंप्लीट कर ली थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखें, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो ए व बी दोनों होगा, और अगर एक ऑप्शन में होगा तो आप संरचनात्मक पर भी जा सकते हैं और कारिंदा पर भी जा सकते हैं। इसी रूप में आगे की बात करें, डेबिट एवं क्रेडिट शब्द का प्रयोग, डेबिट एवं क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में हुई। कहां हुई? डेबिट व क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति कौन सी, डेबिट एवं क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति कौन सी सदी में हुई? तो 12वीं सदी के दौरान डेबिट एवं क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति हुई। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक फ्रा लुकास पेसियोली 15वीं शताब्दी में 1494 ईस्वी में, ठीक है, इनकी पुस्तक सुम्बादी अर्थमेटिका, और सुम्बादी अर्थमेटिका अगर ऑप्शन में न हो तो याद रखिएगा इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम है द कंपोजिट स्क्रिप्चर्स। इस कंपोजिट स्क्रिप्चर्स नामक जो पुस्तक थी उसका 1543 में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया, क्योंकि ये इटालियन भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। ह्यूज ओल्ड कैस्टल के द्वारा इसका अनुवाद किया गया। किसके द्वारा? ह्यूज ओल्ड कैस्टल के द्वारा। देखिए 1795 का समय, जब एक व्यक्ति हैं एडवर्ड जोन्स, उनके द्वारा लेखांकन पर सबसे पहले पुस्तक लिखी अंग्रेजी भाषा में, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के नाम से। बिल्कुल स्वागत है, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के नाम से एक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? एडवर्ड जोन्स ने लिखी। सारे नाम आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, बेसिक तौर पर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी क्रम में आगे एक शहर था बेबीलोनिया, इजिप्ट में एक शहर है बेबीलोनिया। वहां पर क्या होता था, वहां पर जो मजदूरी करने वाले लोग थे वो अपना लेखा जोखा रखने के लिए गीली पट्टियों पर अपना लेखा जोखा लिख दिया करते थे और उसे धूप में सुखा लिया करते थे, ताकि उनके पास वो मेमोरेंडम के तौर पर वो चीजें रखी थी। इसी कारण द बेबीलोनिया शहर को द सिटी ऑफ कॉमर्स कहा जाता है। और राजकीय लेखांकन की बात करें तो सर्वप्रथम राजकीय लेखांकन का काम चीन से प्रारंभ हुआ। कहां से प्रारंभ हुआ? सबसे पहले राजकीय लेखांकन की बात चीन से निकल कर आई। कहां से निकल कर आई? चीन से निकल कर आई। इसी में देखिए इकहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली और एक होती है मिश्रित लेखा प्रणाली। एक कौन सी होती है? एक होती है मिश्रित लेखा प्रणाली। जो ये मिश्रित लेखा प्रणाली है ना दोस्तों, ये पूर्णतः मान्य है। इकहरा लेखा प्रणाली असंगठित, यानी कि असंगठित व्यापारी, जैसे कि कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई परचूनी की दुकान रखता है, जो असंगठित व्यापारी है, असंगठित व्यापार में काम में ली जाती है और इसको किसी भी प्रकार से अकाउंट्स के रूप में काम में नहीं लिया जाता है। यानी कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये अपूर्ण लेखा प्रणाली कही जाती है, जो केवल कैश के ट्रांजैक्शन को ही फॉलो करती है, क्रेडिट के ट्रांजैक्शन को फॉलो नहीं करती है। इसी क्रम में व्यापारिक दृष्टिकोण पर पूर्ण लेखा प्रणाली जो पूर्ण रूप से मान्य है, सभी प्रकार के यहाँ पर दोहरा लेखा होता है और ये उपार्जन आधार पर है। किस पर है? उपार्जन आधार पर इसको किया जाता है। यह भी आपको याद रखना है, उपार्जन आधार पर यह चीजें यहाँ से निकलकर सेट होती हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत लेखा किस आधार पर किया जाता है? तो उपार्जन आधार पर किया जाता है। किस आधार पर? केवल रोकड़ आधार पर भी नहीं किया जाता, केवल उधार पर भी नहीं किया जाता, उपार्जन आधार पर किया जाता है। दोनों के कंसेप्ट के रूप में यहाँ पर किया जाता है। यहां तक का अध्ययन हमने कर लिया था कल की क्लास में, यहां तक का अध्ययन हमने कल की क्लास में कर लिया था। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उन शब्दावलियों के बारे में बात करते हैं। देखिए,
देखिए क्या तारीख है भैया आज 1 जून क्लास 2, 1 जून और क्लास 2, ठीक है। यहां पर देखो सबसे पहले शब्दावली, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सारी बातें आपसे यहां पर पूछी जाएंगी, ठीक है। चलिए एक शब्द है सबसे पहले IFRS, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ जाती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट, ठीक है। क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट। क्या है? रिपोर्टिंग स्टेटमेंट, ठीक है। 159 आराम से तैयारी करो, सेशन को सभी लाइक शेयर कर दो। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम IFRS की फुल फॉर्म यह होती है। दूसरा एक शब्द होता है दोस्तों आपके गैप, GAAP, इसकी अगर फुल फॉर्म की बात की जाए जो आपके लिए इंपॉर्टेंसी भी रखती है, तो यहां पर याद रखिएगा जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हिंदी में भी अगर आप याद रखना चाहें तो इसको हिंदी में भी याद रख लें, सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत। सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत इन्हें कहा जाता है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद एक शब्द निकल कर आता है AICPA, तीसरा AICPA की अगर मैं बात करूं तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटेंट। क्या? सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटेंट, लेखाकार संस्था, ठीक है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, यानी कि अमेरिकन सार्वजनिक लेखाकार संस्थान। क्या है? अमेरिकन सार्वजनिक लेखाकार संस्थान। अमेरिकन सार्वजनिक लेखाकार संस्थान क्या कहा गया है इसे कहा गया है अमेरिकन सार्वजनिक लेखाकार संस्थान, AICPA। क्या कहा गया है? AICPA, अमेरिकन सार्वजनिक लेखाकार संस्थान। एक होता है, एक संस्था होती है AAA, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, जिसने सबसे पहले 1966 में लेखांकन को परिभाषित किया, ठीक है। एक है 4th नंबर, देखिए AAA, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। यहां पर देखिए इसके द्वारा कौन से वर्ष में? तो इसके द्वारा
वर्ष 1966 में, फटाफट सभी साथी सेशन को लाइक शेयर करें, इसके द्वारा 1966 में लेखांकन को परिभाषित किया गया। लेखांकन को परिभाषित किया गया। इसके द्वारा वर्ष 1966 में लेखांकन को परिभाषित किया गया। एक है APB अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड, जिसने 1970 में लेखांकन के कार्य बताए। क्या बताए? लेखांकन के कार्य बताए। एक है 5 नंबर पर APB अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड, इनके द्वारा 1970 में लेखांकन के कार्य बताए। क्या बताए? लेखांकन के कार्य बताए। 1970 में 1970 में लेखांकन के कार्य बताने वाले कौन है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड के द्वारा 1970 में लेखांकन के कार्य बढ़ाए गए। ठीक है। उसके बाद एक शब्द है AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किसकी बात की गई है? तो एक नाम है AS, आगे बात करेंगे AS का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या नाम है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि लेखांकन प्रमाप, मानक या मानदंड। इसको हिंदी में भी आप याद सकते हैं। मान लो आपको अंग्रेजी में कुछ दिक्कत आ रही हो, पर इसको AS के तौर पर ही आपको याद रखना है। लेखांकन मानक, प्रमाप या मानदंड, कुछ भी हम इन्हें कह सकते हैं। लेखांकन प्रमाप, मानक या मानदंड के तौर पर हम इन्हें जान सकते हैं। यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक स्थापना की गई कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन बनाएगा, तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना की गई। लेखांकन मानदंड बोर्ड की स्थापना की गई 21 अप्रैल 1977 को। तो वह फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी होगी। तो 7 नंबर ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। लेखांकन मानदंड बोर्ड। लेखांकन मानदंड बोर्ड स्थापना 21/4/1977 को। जिसकी स्थापना कब की गई? जिसकी स्थापना 21 अप्रैल 1977 को की गई। ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, लेखांकन मानदंड बोर्ड, जिसकी स्थापना 21 अप्रैल 1977 को की गई। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेखांकन मानदंड बनाने की बात हो तो IASB, उसका भी याद रख ले। उसका भी नाम आपको वैसे अब तो याद हो जाएगा। एक है IASB, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानदंड बोर्ड। सारी चीजें आपको यहां पर रखनी है। जो ये 8 जो एक शब्दावली है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी भी इसकी फुल फॉर्म देकर आपसे यहां से क्वेश्चन निकाला जा सकता है। फुल फॉर्म देकर यहां से आपसे क्वेश्चन निकाला जा सकता है। यह बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, ओके, क्लियर है यहां तक सभी को? हाँ, ठीक है, चलिए, क्लियर है? ओके। अब एक चीज समझिए,
अकाउंटिंग को समझने के लिए आपको एक चीज रखनी होगी। दो शब्द हमारे सामने आते हैं, दो शब्द एक हमारे सामने आते हैं। एक शब्द होता है व्यवहार, एक शब्द होता है व्यवहार, और एक शब्द होता है घटना। एक शब्द होता है व्यवहार और एक शब्द होता है घटना। ठीक है, क्या होता है? व्यवहार यानी कि ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन। एक तो होता है व्यवहार, क्या होता है? ट्रांजैक्शन। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। एक होती है घटना यानी कि इवेंट। अब मुझे एक चीज आप कॉमन तौर पर समझिए और कॉमन तौर पर मुझे एक चीज बताइए। मान लो हमने एक ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, हमने माल खरीदा, हमने माल बेचा, हमने किराया लिया, मजदूरी ली, वेतन चुकाया, ठीक है, काफी सारी चीजें की। जो ये ट्रांजैक्शन किए, वर्ष के अंत में इनका हमने लेखा जोखा कर लिया, यानी कि इनको समाप्त कर दिया या उनको नेक्स्ट ईयर के लिए हमने ट्रांसफर कर दिया। यानी कि एंड समय पर उसका रिजल्ट हुआ, उसका एक इवेंट, उसका एक प्रभाव, एक परिणाम, एक इफेक्ट सामने आया। तो मुझे ये बताइए, आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लेखांकन के अंतर्गत आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछे, वापस सुन लीजिए। मान लीजिए आप अपने जीवन में अकाउंटिंग के दौरान आप एक ऐसा कोई ट्रांजैक्शन, आप ऐसा कोई व्यवहार, आप ऐसा कोई लेन देन या ऐसा कोई सौदा कर रहे हैं जिसमें वर्ष भर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं। आपने कोई माल बेचा, कोई माल खरीदा, आपने कोई माल वापस लिया, कोई माल आपने वापस दिया, आपने किसी को मजदूरी दी, किसी ने आपने वेतन दिया, किसी को आपने किराया दिया, किसी ने आपको लीज का चार्ज दिया, आपने किसी को कमीशन दिया। वर्ष भर के दौरान जो भी चीजें चल रही हैं, जो ट्रांजैक्शन हैं, उन ट्रांजैक्शन को वर्ष के अंत में एंड ऑफ ईयर 31 मार्च या 31 दिसंबर को आपने उनको समाप्त किया है, उनका इफेक्ट निकल कर आया है, यानी कि घटना घटित हुई है, इवेंट यानी कि घटना घटित हुई है। तो आप मुझे एक चीज यहां से एक क्वेश्चन बताइए, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि क्या लेखांकन में व्यवहार और घटना दोनों को शामिल किया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? मुझे जल्दी से बताइए। आपका क्वेश्चन यहां से निकल कर आएगा, उसके बाद ही मैं आपको चीजें लेकर जाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां पर निकल कर आया है, क्या लेखांकन में व्यवहार यानी कि ट्रांजैक्शन और यानी कि घटना यानी कि इवेंट दोनों को शामिल किया जाता है? यस या नो, जल्दी से बताइए फटाफट तरीके से। इससे लिखने से पहले मैं पीछे वाली स्लाइड पर जाकर एक खाली स्लाइड लेना चाहूंगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, वेरी गुड, यानी क्लियर है। यानी कि जो वर्ष पर्यंत जो ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, उनको वर्ष के एंड में हमको उनको इवेंट यानी घटना के दौरान उनको बंद कर दिया गया। एंड ऑफ रिजल्ट, उसका कोई प्रभाव, उसका कोई परिणाम या कोई इफेक्ट खाता बंदी पर पड़ा है, तो वो क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। यानी कि हम व्यवहार और ट्रांजैक्शन के साथ साथ उनके जो अंतिम में उन ट्रांजैक्शन को हमने जहां पर खाता बंदी पर उनका इफेक्ट पड़ा है, जहां पर उनका इवेंट क्रिएट हुआ है, वहां यानी कि लेखांकन में सबसे पहली बात तो आप यहां पर अब लिख लीजिए कि लेखांकन में, देखिए लेखांकन में बहुत डीपली छोटी छोटी बातें बताऊंगा। लेखांकन में व्यवहार, लेखांकन में क्या दोस्तों? व्यवहार। व्यवहार को कई शब्दों में समझ लो, व्यवहार, लेन देन, सौदा तथा इवेंट। इवेंट यानी कि घटना, इवेंट यानी कि दोस्तों घटना तथा घटना दोनों को दर्ज किया जाता है, दोनों को दर्ज किया जाता है, दोनों को क्या किया जाता है? दोनों को दर्ज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर अभी पूछता तो उदय का तो 100% गलत था, उदय का तो ये 100% गलत था। उसके बाद एक चीज देखिए अब, ठीक है, यानी कि व्यवहार ऑब्लिक घटना। अब बात यहां पर आती है, कौन से व्यवहारों को लेखांकन में दर्शाया जाएगा और कौन से व्यवहारों को लेखांकन में दर्शाया नहीं जाएगा।
वापस सुनिए, कौन से व्यवहारों को लेखांकन में दर्शाया जाएगा, कौन से लेखांकन को दर्शाया नहीं जाएगा। अब समझिए, व्यवहार, सौदे, घटना, ट्रांजैक्शंस एक तो मौद्रिक होते हैं, एक अमौद्रिक होते हैं, एक व्यापारिक होते हैं, एक गैर व्यापारिक होते हैं। तो सबसे पहले देखिए व्यापारिक व्यवहार हो, कैसे व्यवहार हो, और एक है गैर व्यापारिक। एक तो है व्यापारिक और एक है गैर व्यापारिक। अब सीधी सी बात है, आपको पता है कि कोई भी ऐसा गैर व्यापारिक घटना है वो तो किसी भी कंडीशन में शामिल नहीं होंगी, इनको तो किसी भी परिस्थिति में शामिल नहीं किया जाएगा। जो गैर व्यापारिक घटनाएं या ट्रांजैक्शन है उन्हें तो किसी भी प्रकार से शामिल नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? क्लियर है। परंतु व्यापार में भी तो कई सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि देखिए परिमाणात्मक, एक होती है गुणात्मक। क्या? परिमाणात्मक, गुणात्मक, मौद्रिक, और एक होती है गैर मौद्रिक। जो भी बच्चा लाइव है पूरे क्लास को ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द अगर आप डेली क्लास में लीन होकर देख रहे हैं, एक भी चीज आपकी गलत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। अब देखिए, व्यवहार या घटना, व्यवहार लेनदेन या सौदा तथा घटना दोनों को लेखांकन में दर्ज किया जाता है। ठीक है। अब मुझे बताइए, व्यवहार या घटना में से ऐसे कौन से हैं जिनको दर्ज किया जाएगा। यहां पर दोबारा देखिए, क्वेश्चन पूछूं, व्यवहार या घटना के रूप में, व्यवहार या घटना के रूप में लेखांकन में किसे दर्ज किया जाएगा, जिसमें से एक चीज तो 100% मैंने क्लियर कर दी है कि गैर व्यापारिक सौदे तो शामिल नहीं होंगे, पर व्यापारिक सौदों में भी 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन हैं। परिमाणात्मक ट्रांजैक्शन है, गुणात्मक ट्रांजैक्शन है, मौद्रिक है और गैर मौद्रिक है। तो केवल किस प्रकार के ट्रांजैक्शन को, क्या चारों को ही शामिल कर लिया जाएगा या फिर केवल मौद्रिक ट्रांजैक्शन को ही शामिल किया जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिए, आपने कहीं ना कहीं से अकाउंट्स पढ़ी होगी तो उसकी बात करते हैं। तो याद रखिएगा, लेखांकन उपार्जन आधार पर चलता है, कैश और क्रेडिट की ही बात करता है। तो केवल और केवल यहां पर जो घटना होगी, मौद्रिक आधार के जो लेखे हैं उन्हें ही इसमें शामिल किया जाएगा, यानी कि परिमाणात्मक को भी नहीं शामिल किया जाएगा, गुणात्मक को भी नहीं शामिल किया जाएगा, गैर मौद्रिक को भी नहीं शामिल किया जाएगा। और यहां पर एक चीज देखिए, जो मौद्रिक ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक तो पूर्णतः होते हैं, पूर्ण मौद्रिक होते हैं, यानी कि यह पूर्ण मौद्रिक कंप्लीट पैसा आया हमारे पास, और एक होता है आंशिक मौद्रिक। कैसा होता है? आंशिक मौद्रिक। पूर्ण मौद्रिक और आंशिक मौद्रिक, यानी कि यहां से दोनों को शामिल किया जाएगा। पूर्ण मौद्रिक शामिल होगा, आंशिक मौद्रिक शामिल होगा। अगर आपसे यहां पर चीजें पूछ ली जाएं तो अब गलती नहीं होनी चाहिए, अब गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, यह याद रखिएगा। चलिए इस चीज को और कंफर्म करने के लिए एक बात करते हैं। एक क्वेश्चन अपने जहां भी नोट्स बना रहे हैं वहां नोट डालकर लिखिएगा, लेखांकन में किसे शामिल किया जाता है? लेखांकन में किसे शामिल किया जाता है? यहां से मैं सारे ऑप्शन ऐसे दूंगा कि क्वेश्चन आपका क्लियर यहां से हो जाए। पहला, व्यवहार व घटना दोनों को। दूसरा, व्यापारिक मदों में मौद्रिक मदों को। तीसरा, पूर्ण मौद्रिक व आंशिक मौद्रिक
आंशिक मौद्रिक दोनों को, और 4 उपरोक्त सभी। अब मुझे इसका जल्दी से जवाब दीजिए, इसका क्या जवाब रहने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, लेखांकन में किसे शामिल किया जाता है? व्यवहार व घटना दोनों को, व्यापारिक मदों में मौद्रिक मदों को, पूर्ण मौद्रिक मदों व आंशिक मौद्रिक दोनों को, व उपरोक्त सभी को। तो यहां पर सही जवाब आपका क्या होगा? यहां पर आपका जो सही, शानदार और जो जबरदस्त जवाब होगा वह क्या निकल कर आएगा? वह इसका सही जवाब होगा दोस्तों आपके उपरोक्त सभी। किनको शामिल किया जाता है? उपरोक्त सभी मदों को यहां पर शामिल किया जाता है। उपरोक्त सभी मदों को यहां से क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। क्लियर है? डन? सब चीजें समझ में आ रही है यहां तक? किसी को कोई समस्या? उम्मीद करता हूं नहीं होगी। एक बेसिक से आपको चीजें समझा रहा हूं। ये मान लो आप 11th में अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो मोटी भारी भरकम फीस देकर भी आप वही करेंगे जो अभी हमारे साथ है। अब चलते हैं आगे। व्यवहार और घटना, ये क्या समस्या है गुरुजी? व्यवहार और घटना को लेकर क्या समस्या है? इस समस्या का समाधान भी अगर आप कर दें तो मामला सेट हो जाए। ठीक है, हाँ हाँ, क्लियर? एक चीज समझिए, ओके, व्यवहार, व्यवहार और घटना। व्यवहार घटना, सबसे पहले तो देखो व्यवहार को और किन किन नामों से भी आप जान सकते हैं। इन्हें आप लेन देन कह सकते हैं, आप सौदा करना कह सकते हैं, या आप इन्हें सव्यवहार के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, दूसरा घटनाक्रम, हमेशा ट्रांजैक्शन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, निरंतर चलने वाली मतलब आवर्ती रूपी प्रक्रिया है, अनावर्ती नहीं है, आवर्ती रूपी प्रक्रिया है। आवर्ती रूपी क्या है? प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है यानी कि आवर्ती रूपी प्रक्रिया है, जैसे कि खरीदना, बेचना, वेतन, किराया इत्यादि। वेतन, किराया इत्यादि। क्लियर है? तो ट्रांजैक्शंस यानी कि हम यहां से चर्चा करें, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, डेली चल रही है चीजें, हम माल खरीद रहे हैं, माल बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, ढिगान कर रहे हैं। तो लेन देन, सौदा या संव्यवहार, इन नामों से भी आपसे पूछा जा सकता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आवर्ती रूपी प्रक्रिया है, खरीदना, बेचना, वेतन, किराया आदि यहां पर शामिल है। ठीक है, माल खरीदना, बेचना, संपत्ति खरीदना, बेचना, किराया चुकाया, मजदूरी चुकाई, वेतन चुकाया, सब एक प्रकार के ट्रांजैक्शन है, सब व्यवहार में शामिल है, सब व्यवहार लेन देन सौदे में शामिल है। अब इस पूरे व्यवहार का, अब इस भैया जी पूरे व्यवहार का, इस पूरे व्यवहार की एक घटना, इस पूरे व्यवहार का रिजल्ट, प्रभाव, परिणाम, इफेक्ट, इस पूरे व्यवहार का प्रभाव, क्या प्रभाव हुआ, उसका क्या परिणाम निकला, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, उसका क्या रिजल्ट निकला, सब चीजों को, कुछ शब्दों को अंग्रेजी में भी समझिए। क्या प्रभाव निकला? एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे, अंतिम दिन इनका क्या प्रभाव पड़ा, एंड ऑफ डे, एंड ऑफ द डे इनका क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव, क्या परिणाम पड़ा, वो याद रखिएगा। डेली का, निरंतर चलता रहे, वर्ष के अंत तक चलता रहे। हाँ भाई सुमित्रा, ठीक है। अब देखिए साहब, इनका ये प्रभाव पड़ा कि जो वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में
जब हम एंड ऑफ द ईयर, किसकी बात कर रहे हैं, एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, एंड ऑफ द ईयर यानी कि खाता बंद करते समय, खाता बंदी के समय, खाता बंदी पर इनको पूरा कंप्लीट कर दिया, या तो ग्रोस प्रॉफिट हुआ या नेट प्रॉफिट हुआ या क्लोजिंग स्टॉक के रूप में इनको रखा गया। ठीक है, क्लियर है, जो भी हुआ। अब खाता बंदी दो टाइम पर हो सकती है, जैसे कि 31 मार्च और 31 दिसंबर। कोई मान लो अपने अकाउंट्स हैं जो 1 जनवरी से मेंटेन करता है, कोई अपने अकाउंट्स 1 अप्रैल से मेंटेन करता है, तो 31 मार्च को एंड ऑफ द ईयर हो जाएगा। 1 जनवरी से मेंटेन करता है तो 31 दिसंबर को एंड ऑफ द ईयर हो जाएगा। आपके एग्जाम में आए तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इस दिन कोई क्लोजिंग स्टॉक हो, अंतिम रहतिया, माल खरीदा 50,000 का, माल बिका 30,000 का, 100 यूनिट खरीदी, 90 यूनिट बिकी, 10 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक हो गया, अगले साल चला गया, वो घटना में बदल गया 10,000। ठीक है, किसी प्रकार का आपका ग्रोस प्रॉफिट हुआ हो, ग्रोस प्रॉफिट यानी कि जीपी, आपको किसी प्रकार का नेट प्रॉफिट हुआ हो यानी कि एनपी, ये सब किसमें शामिल है ये सब की सब किसमें शामिल है, ये आपकी घटनाओं में शामिल है। किसमें शामिल है, ये सब आपके किसमें शामिल है, घटनाओं में शामिल है। कुछ कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा। तो व्यवहार और ट्रांजैक्शन दोनों आपके किसमें शामिल है, याद रखिएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, एक क्वेश्चन पूछूं पहले आपसे, आपने इतना पढ़ लिया, एक क्वेश्चन बनता है, यहां तक क्लियर है, हाँ या ना? जो भी विद्यार्थी देख रहा है वो यस या नो, वाई या एन, जल्दी से कमेंट करें, वाई या एन। यहां तक चीज समझ में आई है तो एक क्वेश्चन है वो मैं आपको बेसिक दिमाग पर पूछना चाह रहा हूं, तो बताइए उसका सही जवाब क्या होगा। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, एंड ऑफ द ईयर, खाता बंदी के समय उनका जो प्रभाव पड़ा, उनका जो परिणाम निकल कर आया, जो इफेक्ट निकल कर आया, जो रिजल्ट निकल कर आया, वो उनकी क्या है, वो घटना घटित हो गई। वो क्या है, उसकी घटना है, इस परिणाम से ये घटना घटित हुई। चलो एक ऑप्शन वाई आया है। एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, एक एक चीज को समझने की कोशिश करना। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, 31 मार्च को ए ने 15,000 रुपए का माल खरीदा। लेखांकन में इसे किस रूप में दर्ज किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 व्यवहार के रूप में, व्यवहार के रूप में। ऑप्शन नंबर बी घटना के रूप में। ऑप्शन नंबर सी दोनों के रूप में। ऑप्शन नंबर डी केवल व्यवहार के रूप में। बताओ सही जवाब क्या होगा, बताइए सही जवाब क्या होगा। 31 मार्च को ए ने 15,000 रुपए का माल खरीदा, लेखांकन में इसे किस रूप में दर्ज किया जाएगा? बताइए, आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जवाब निकल कर आएगा। और अगर आप इसका सही जवाब दे देंगे तो ये मान लीजिए आपके लिए जीवन भर दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। कोमल मीना 2 बता रही है, बाकी विद्यार्थी भी जवाब दे भैया। 2 इवेंट घटना के रूप में दर्ज किया जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने सोचा वैसा ही जवाब आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी
उदय जवाब दे रहा है गुरुजी दोनों के रूप में दर्ज किया जाएगा। अब समझिए, चलिए जवाब पर पहुंचते हैं। 31 मार्च है क्लोजिंग ऑफ द ईयर, क्लोजिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। 31 मार्च को हमने एक व्यवहार किया, क्या ट्रांजैक्शन किया? 15,000 का माल खरीदा। व्यवहार होगा तभी तो उसका एंड होगा, व्यवहार होगा तभी तो उसका रिजल्ट निकल कर आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तभी तो उसका इवेंट होगा, कोई सौदा करेंगे तभी कोई घटना घटित होगी। हमने सौदा किया 31 मार्च को 15,000 का, और 15,000 कोई किस्मत से एंड ऑफ द ईयर था, इसी दिन इसकी घटना हो गई, तो 15,000 का क्या हो गया, इसको खाता बंदी में दर्ज कर दिया गया। या तो इसका एनपी में फर्क पड़ेगा, या जीपी में फर्क पड़ेगा, या इसको क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर दर्शाया जाएगा। यस या नो, हाँ या ना? कोमल, जिनका 2 जवाब आ रहा था उनसे बात कर रहा हूं। बंसीलाल, यस या नो बताइए। हाँ, क्लियर है? बताइए, क्लियर है? माइंड क्लियर है? क्वेश्चन ऐसा आएगा गलती होगी? अरे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो गलत होगा क्या? नहीं होगा, अब नहीं होगा। दोनों के रूप में। किसके रूप में? दोनों के रूप में। यह मैंने आपको समझाया है, पर पीडीएफ में मैं इसको यहां डाल देता हूं, एक पेज पर एक चीज लिखवा देता हूं। महत्वपूर्ण फैक्ट, वर्ष के अंत में निम्न व्यवहार, वर्ष के अंत में निम्न व्यवहार हो तो वह व्यवहार तथा घटना दोनों माने जाएंगे। दोनों माने जाएंगे। ठीक है, देख लो। जैसे कि 2 डेट होती है क्लोजिंग की, एक तो 31 मार्च, एक होती है 31 दिसंबर। तो यहां देखना, कोई माल खरीदा, संपत्ति खरीदी, यहां पर भी माल खरीदा, संपत्ति खरीदी। क्लियर? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को नमस्कार। क्लास 12 बजे प्रारंभ होती है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 12 बजे पहुंचेंगे, चीजें ज्यादा बेहतरीन निकल कर आएंगे। 12 का मतलब 12 और उधर 11 का मतलब 11। जूनियर अकाउंटेंट में 25 क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के भी आएंगे, उसके लिए थ्योरी पढ़ा रहा हूं शाम को। मिलिए मुझसे शाम को 6 बजे। क्लियर है? जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करें। यहां तक का, अभी तक का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ रहा है। यहाँ ऑनलाइन पढ़ाने का यही फायदा है कि टाइम स्पेंड ज़्यादा होता है, हम ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों अब तक का जो भी सिनेरियो था वो पूरा, मुझे उम्मीद है कि आपको तैयार हो गया होगा। बिल्कुल, ये देखो, हाँ, पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस या नो? जल्दी से कमेंट करो भाई, फिर चलें आगे। ये आपका जो क्वेश्चन मैंने पूछा था वो क्वेश्चन अब आपकी नजरों में, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा 100% तरीके से। हाँ, क्लियर है? अब लेखांकन में ही एक चीज पूछी जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण में क्या क्या चीजें शामिल हैं, क्या क्या चीजें शामिल नहीं हैं, वो भी आपके किस में पूछी जाती है? यहां पर पूछी जाती है। अनुपम, क्लियर है ना? आज ही समझ में आई है तो बस ठीक है, समझना ही तो है और हमें करना क्या है। ठीक है, अब एक चीज और पहुंचते हैं।
हाँ, एक चीज पूछी जाती है, एक शब्द आता है हमारे जीवन में, वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब परिचय का ही भाग है। वित्तीय विवरण में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं हैं। चलिए, यहां पर वित्तीय विवरण में शामिल और वित्तीय विवरण में शामिल नहीं, शामिल नहीं है और शामिल है, शामिल है और शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए, अब कौन कौन से ऐसे अपने हैं, जैसे जर्नल हुआ, P&L हुआ, बैलेंस शीट हुई, कैश फ्लो हुआ, नोट्स ऑफ अकाउंट्स हुआ, तलपट हुआ, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हुआ, लेजर हुआ, ये जितनी भी चीजें हैं तो कौन सी शामिल हैं, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले देखते हैं शामिल है। कौन कौन सी ऐसे मद हैं जो यहां पर शामिल है, कौन कौन सी ऐसी है जो यहां पर शामिल है। तो सबसे पहले तो जो शामिल है उसमें आ जाइए आप, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो मैं लिखता हूं, हिंदी में लिखता हूं लाभ हानि खाता, नहीं तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो नॉन कॉमर्स हैं, उनको दिक्कत होगी। लाभ हानि खाता, कौन सा खाता, लाभ हानि खाता। क्लियर है। लाभ हानि खाते के बाद दूसरे पर जाएं तो बैलेंस शीट। क्या, बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट। ठीक है, और कुछ आएगा। तीसरा, रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद एक आएगा आपके, अब दो चीजें होती है, आपने कभी पढ़ा होगा, जब हम एंट्री की बात करेंगे तो किसी एंट्री के नीचे अपन फुट नोट लिखते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, फुट नोट। बीइंग परचेज दिस प्रोडक्ट या राम परचेज प्रोडक्ट, ऐसे फुट नोट लिखते हैं। यहां पर लिखा एक शामिल होती है लेखा टिप्पणियां, लेखा टिप्पणियां क्या शामिल होती है, लेखा टिप्पणियां शामिल होती है। लेखा टिप्पणियों को हम क्या कहते हैं, लेखा टिप्पणी मतलब नोट्स टू अकाउंट्स, शब्द याद रखिएगा, इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। लेखा टिप्पणियां, लेखा टिप्पणियां करना जिसे हम नोट्स टू अकाउंट्स के रूप में जानते हैं। फटाफट लाइक शेयर भी करें, जिन्हें हम नोट्स टू अकाउंट्स के रूप में जानते हैं। तो वित्तीय विवरण में कौन कौन शामिल है, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, रोकड़ प्रवाह विवरण और लेखा टिप्पणियां, जो कहां पर है, यहां पर शामिल है। ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज यहां से निकल कर आई, कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है। तो देखिए, जो आपके सिलेबस का भी भाग है, कौन शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है, दो चीजें शामिल नहीं है। एक तो तलपट और दूसरा है बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक समाधान विवरण, जिसे हम कहते हैं BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं BRS। लाइक शेयर करें, अपने साथियों को भी भेज दें। तो वित्तीय विवरण में शामिल है लाभ हानि खाता, P&L अकाउंट, आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट, ठीक है, रोकड़ प्रवाह विवरण और लेखा टिप्पणियां, नोट्स टू अकाउंट्स।
ठीक है, क्लियर है। तो लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, रोकड़ प्रवाह विवरण, लेखा टिप्पणियां। जब आपको स्वयं को आप से ऊपर खुद को पहुंचाना हो तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, और वो जी तोड़ मेहनत किसी भी चीज में की जाए वो आपको सफलता जरूर दिलाएगी। अब आपके लिए एक चीज और पूछते हैं, पूछने वाले कहां तक पूछेंगे। देखो, लाभ हानि गाथा से दो प्रकार की चीजें बताने जा रहा हूं मैं आपको। लाभ हानि खाते से हमें क्या क्या चीजें प्रदर्शित होती है, लाभ हानि खाता क्या प्रदर्शन करता है, लाभ हानि खाता क्या प्रदर्शित करता है, जल्दी से कमेंट करो। लाभ हानि खाता क्या प्रदर्शित करता है, लाभ हानि खाता जो है वो क्या प्रदर्शित करता है। सबसे पहले तो एक जो चीज आप सबको पता है, नेट प्रॉफिट ऑब्लिक नेट लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमें कहां से प्राप्त होगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हमें P&L अकाउंट से ही प्राप्त होगा। ठीक है, किसी भी संस्था की जो परिचालन स्थिति है, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, जिस पर संस्था चल रही है, ठीक है, जिस पर हमें क्या चल रही है, ठीक है। तो देखिए, यहां से हमें व्यावसायिक परिणाम का पता लगेगा, और यहीं से हमें व्यावसायिक निष्पत्ति का पता लगेगा कि किस प्रकार की चीजें चल रही हैं। उसके साथ परिचालन के बारे में, परिचालन स्थिति किस प्रकार से ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो परिचालन स्थिति का भी हमें यहीं से पता चलेगा। परिचालन स्थिति का पता भी आपको कहां से लगेगा, परिचालन स्थिति का पता भी यहीं पर चलेगा। हाँ, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, तलपट। तो याद रखिएगा, तलपट और बैंक समाधान विवरण, BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, नेट प्रॉफिट नेट लॉस हमें लाभ हानि खाते से पता लगेगा, व्यावसायिक परिणाम व्यावसायिक निष्पत्ति की जानकारी हमें यहां से मिलेगी, और परिचालन स्थिति की जानकारी मिलेगी। अब आपसे पूछ ले, कंपनी एक्ट 2013 में इसको कहां दिखाया गया है कि इनका प्रारूप कहां पर है, तो प्रारूप कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अनुसूची 3 के भाग 2 में, ठीक है, ठीक है, NC नहीं है, ये NL है, NC नहीं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, NC नहीं है, NL है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 में शामिल। प्रारूप कहां दिखाया गया है, प्रारूप आपको यहीं पर दिखाया गया है, ठीक है। आर्थिक चिट्ठा हमें क्या क्या प्रदर्शित करता है, आर्थिक चिट्ठा हमें क्या प्रदर्शित करता है। आर्थिक चिट्ठा के प्रदर्शन की बात की जाए तो हमें यह आर्थिक स्थिति हमें क्या दिखाता है, कंपनी की आर्थिक स्थिति, कंपनी की आर्थिक स्थिति के बारे में हमें यह बताता है। कंपनी की फिक्स्ड और लिक्विडिटी, यानी उसका फिक्स्ड कितना है, उसके पास तरलता स्थिति कितनी है, तरलता स्थिति। तो एक तो देखिए स्वामित्व क्षमता कितनी अपने पास असेट्स है, स्वामित्व क्षमता कितना अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी है, तरलता स्थिति, तरलता स्थिति भी हमें कौन दिखाता है, आर्थिक चिट्ठा दिखाता है। और कितना, हाँ, और कितना हम किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि शोधन क्षमता, कितना शोधन क्षमता। कंपनी की आर्थिक स्थिति, कंपनी का स्वामित्व क्षमता, कंपनी की तरलता स्थिति और कंपनी की शोधन क्षमता जो है हमें कौन पता दिखाता है, वो हमें बैलेंस शीट से प्राप्त होती है। उसके बाद अब आप कहेंगे गुरुजी इसी में देखें इसका प्रारूप कहां पर है, तो वही कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 अनुसूची 3
वही अनुसूची 3 का भाग 1, अनुसूची 3 भाग 1 में, अनुसूची 3 के भाग 1 में यह बात बताई गई है। ठीक है, 153 AWS बिल्कुल आराम से, मुकेश प्रधान जी आराम से तैयारी करो, किसी प्रकार की भागम भाग आपको नहीं करनी है। ठीक है, हाँ क्लियर है। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को, हाँ या ना? जल्दी से कमेंट करें, यहां तक मामला क्लियर है। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक शेयर जरूर कर दें। पीडीएफ के लिए संजय सर हिस्ट्री के टेलीग्राम चैनल, संजय सर हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल पर आपको यहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। इंग्लिश टर्मोलॉजी का प्रयोग कर ही रहा हूं ना दादा, ठीक है। उसकी लिक्विडिटी, उसका स्वामित्व, एंटरप्रेन्योरशिप, उसकी इकोनॉमिक स्थिति के बारे में सब पता लगेगा। कंपनी आर्टिकल के कंपनी 2003 के अनुसूची 3 के पार्ट 1 में इसको दिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन देकर जा रहा हूं आपको, बताइएगा। ठीक है, अब तक आपने जितना पढ़ा है उससे आप एक क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। बाद में क्वेश्चन है, देंगे जवाब, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। वित्तीय विवरणों का निर्माण किसके अंतर्गत होता है? किसके अंतर्गत होता है? ऑप्शन ले लीजिए आप। पहला पुस्तपालन यानी कि बुक कीपिंग, बी लेखांकन, सी ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद। कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा और संजय सर हिस्ट्री के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कैसा लगा सेशन कमेंट करके और बताइएगा। कल वित्तीय विवरणों के बारे में और चर्चा करेंगे, लेखांकन की परिभाषा और अर्थ पर कल पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। आपके लिए केवल इतनी सी फीस है, इसके अलावा कोई फीस नहीं है। यही फीस है ताकि नोटिफिकेशन आपको तय समय पर मिले और ज़्यादा से ज़्यादा कारवां हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सके। ठीक है, हाँ कैलाश चंद कुमावत, 3 अभी तो पार्ट 2 की 3 क्लासें अवेलेबल हैं। पार्ट 2 की इकोनॉमिक्स की थ्योरी क्लास आपको अवेलेबल है, राजस्थान सेवा नियम की अवेलेबल है और ये अकाउंट्स की अवेलेबल है। उसके बाद पार्ट 1 की बात करें तो ज्योग्राफी की क्लास अवेलेबल है, हिंदी की क्लास अवेलेबल है। उसके साथ ही आपको राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर की क्लास भी अवेलेबल है, मैथमेटिक्स की क्लास अवेलेबल है। राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर जिसके 25 क्वेश्चन 75 नंबर आपको दिलाएंगे शाम को 6 बजे, वहां पर भी जुड़कर आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर लें। बिना वजह भारी भरकम फीस पर ना जाएं, उस फीस से 200, 500, 700, 1000 रुपये की बढ़िया लाइब्रेरी ज्वाइन करें, वहाँ पर क्लास लें, पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं। और पीडीएफ में आपको संजय सर हिस्ट्री के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें और अपने कमेंट्स हैं वो जरूर बताइएगा। गुरुजी मुझे मोटिवेशन दीजिएगा कि गुरुजी चीज़ें सही चल रही है या नहीं चल रही है। आपके दोस्त कहीं से भी अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो उनके भी नोट्स मिलाइएगा, अपने फ्री के नोट्स भी मिलाइएगा और अपनी तैयारी को वहाँ से आप अच्छे तरीके से मैनेज एक मैकेनिज्म के तौर पर देखिएगा कि हम किस स्थिति में पढ़ रहे हैं। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, बाय बाय, टाटा, सी यू सून। मिलेंगे फिर कल लेखांकन के लिए 12 बजे। धन्यवाद साथियों।